हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का नेक्स्ट वाले पार्ट, यानी श्वसन की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। हम लोग यहाँ देखेंगे इसका डेफिनीशन। श्वसन की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे, इसका डेफिनीशन है, यानी इसका आंसर है श्वसन की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। यानी यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6। ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करती है। यानी ग्लूकोज जो है ये हमारी कोशिका में ऑक्सीजन जो उपस्थित रहता है उससे मिलकर, यानी उससे रिएक्शन करके ये ऊर्जा प्रदान करती है और यह श्वसन की क्रिया कहलाती है तथा साथ ही इसमें ऊर्जा निकलती भी है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा भी हम लोग को प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। जब किसी पदार्थ में, यहाँ पे पदार्थ है, जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के पश्चात यानी अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन में वृद्धि अर्थात किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन जुटता है या ऑक्सीजन का बढ़ोतरी होता है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को प्राप्त हो रहा है। इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन आकर जुट गया है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए कार्बन का उपचयन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं और अपचयन को हम लोग इंग्लिश में रिडॉक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग देखिए, यहाँ पे H2S + Cl2 को आपस में अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो अभिक्रिया के पश्चात हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड हमारे पेट के अंदर रहते हैं जो खाना को पचाने में काफ़ी मदद करते हैं। यानी ये सब क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और साथ में हम लोग को सल्फर जो है वो प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। सल्फर के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है और लास्ट में आकर यहाँ पे सल्फर अकेले हो जा रहा है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। तो ये उपचयन अभिक्रिया का हम लोग एग्जाम्पल और डेफिनेशन देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया यानी रिडॉक्शन अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो। हम लोग उपचयन अभिक्रिया में क्या देखे थे, हाइड्रोजन का ह्रास हो और ऑक्सीजन का संयोग हो, यानी हाइड्रोजन की कमी हो और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो। और इसमें हम लोग देख रहे हैं अवकरण या अपचयन अभिक्रिया में कि हाइड्रोजन का बढ़ोतरी हो रहा है, यानी हाइड्रोजन बढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यानी उपचयन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट जो डेफिनेशन होता है उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया इसका एग्जाम्पल, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग को प्राप्त हो रहा है, यानी इसमें कह रहा है हाइड्रोजन का संयोग हो, तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं,
वैसे पदार्थ जिनका अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराया जा रहा है तो H2O यानी जल प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम लोग का ऑक्सीजन H2 यानी हाइड्रोजन को प्राप्त कर अवकृत हुआ, अतः ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। अब हम लोग अवकारक पदार्थ देखेंगे। अवकारक पदार्थ का डेफिनेशन ऐसे है, वैसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है अवकारक पदार्थ कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं तो H2O प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ हाइड्रोजन जो है वो अवकारक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ये हम लोग को आगे नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ना है, 11th 12th में भी पढ़ना है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा और समझिएगा। ये जो अभिक्रिया है इसको हम लोग अच्छा से बेसिक से और कुछ लॉन्ग में हम लोग देखेंगे क्लास 11th या क्लास 12th में रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी हम लोग को फिलहाल इसके डेफिनेशन से ही काम चला लेना है, क्योंकि इसके डेफिनेशन से ही क्लास 10th में पूछे जाते हैं, बाकी जो भी रहता है वो 11th या 12th यानी इंटर में पूछे जाते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अवकरण अभिक्रिया दोनों की क्रियाएं एक साथ होती है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक ही साथ होता है, यानी एक ही रासायनिक अभिक्रिया में, ये नहीं कि दो अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया, एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अवकरण की अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है, उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप लोग, कॉपर को CuO को, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब हम लोग ताप पे इसको रिएक्शन करा रहे हैं तो Cu अलग मिल रहा है और जल अलग मिल रहा है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसका अवकरण हो रहा है। किसका अवकरण हो रहा है? कॉपर का। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे आकर अभिक्रिया के पश्चात ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीकरण यानी उपकरण अभिक्रिया कहेंगे। और ये दोनों एक ही रासायनिक अभिक्रिया में हो रही है, इसलिए हम लोग इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में घटित होती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, यानी कोई जो भी वैसा दो यौगिक या एक से अधिक यौगिक जिसको हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं या फिर गलता है तो वो एक या एक से अधिक रिजल्ट हम लोग को प्राप्त होता है, एक या एक से अधिक हम लोग को यौगिक मिलता है। यहाँ पे इसको हम लोग प्रतिफल भी बोल सकते हैं, मिलता है, उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी ये जो है दोनों हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लौह धातु का टुकड़ा डाला जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण देखिए। कॉपर सल्फेट है, इसमें हम लोग फेरस यानी लौह की धातु, फेरस को हम लोग लोहा बोलते हैं। कॉपर सल्फेट में फेरस की धातु को जब हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे FeSO4 मिल रहा है और Cu अलग मिल रहा है, यानी फेरस कॉपर को विस्थापित कर देता है जिससे विलयन का रंग नीला से भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उस अभिक्रिया का नाम बताया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है वो है उभय विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, संक्षारण का एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण का एक उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है जंग लगना। उसके बाद हम लोग ये सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। विकृत गंधिता क्या है, इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे दिया गया है। ताजे खाद्य पदार्थ जिसमें मुख्यतः वसा और तेल होते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ देने पर वसा एवं तेल का ऑक्सीकरण होता है और इनका गंध और स्वाद खराब होने लगता है। ऐसी स्थिति में इन खाद्य पदार्थ से दुर्गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। यानी वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें मुख्यतः वसा एवं तेल होते हैं, जैसे हम लोग घर पे नॉर्मली जो है घर पे बनाया हुआ खाना कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, यानी कुछ ज़्यादा दिन हो जाता है और उसको आप लोग छोड़ के देखिए तो वहाँ से वसा एवं तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है और इनका गंध और स्वाद खराब होने लगता है। ऐसी स्थिति में इन खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने लगती है। यानी ये तो एकदम नॉर्मली है, सबके घर में ऐसे हो सकता है, सबके घर में आदमी ऐसे प्रैक्टिकली करके देख सकता है, जिसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, संक्षारण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे है संक्षारण से आप क्या समझते हैं। संक्षारण का डेफिनेशन यहाँ पे धात्विक वस्तुओं की सतहों पर जलवायु अथवा किसी अन्य पदार्थ के प्रभाव से परत का चढ़ना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना संक्षारण की एक क्रिया को दर्शाता है। इसको हम अच्छा से आप लोग को समझा रहे हैं। जब किसी लोहे के पदार्थ को, जब किसी लोहे की कोई वस्तु को आप खुली अवस्था में बाहर छोड़ देते हैं तो देखते हैं कुछ दिन बाद उस पे जंग लग जाता है। क्यों जंग लग जाता है? क्योंकि वो खुली अवस्था में रहता है तो वह नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, जिसके कारण उस पे परत दर परत वहाँ पे चढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है परत का चढ़ना संक्षारण कहलाता है। वहीं परत दर परत जब चढ़ जाता है उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तु में हमको हमेशा पेंट करके रखना होगा ताकि वो संक्षारण से हमेशा बचे रहे। वो पानी में भी भीगे तो जल्दी खराब ना हो, जल्दी वो उसमें जंग ना लगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दहन से आप क्या समझते हैं। इसका डेफिनेशन है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन से संयोग कर ऊष्मा एवं पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम लोग दहन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम लोग जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, लकड़ी को जब हम लोग जलाते हैं तो वो खुली अवस्था में जलाएंगे तो वो जलेगा, उसको हम लोग बंद डिब्बा में जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा। जैसे आप लोग कोई शीशा का एक पात्र ले लीजिए और उसमें कपूर जला कर रख दीजिए और उसको ढक दीजिए कोई वस्तु से, देखिएगा कि यानी ऐसा वस्तु से ढकिएगा जिससे उसमें हवा की जो है हवा ना जा सके, यानी ऐसा वस्तु से ढकिए जिसमें वो बिल्कुल भी हवा अंदर ना जा सके, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जले। तो वो देखिएगा थोड़ा देर के बाद बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जल रहा है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु को जलाना इम्पॉसिबल है, कोई भी वस्तु नहीं जल सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग कर, यानी कोई भी वस्तु को जलाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से संयोग कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कोई भी वस्तु को हम लोग जलाते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश नॉर्मली है, ये उत्पन्न करेगा ही करेगा, और उसे हम लोग इस अभिक्रिया को हम लोग दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, CO2 प्लस प्रकाश प्लस ऊष्मा प्राप्त हो रहा है। दहन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दहन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन दहन? स्वतः दहन, स्पर्श दहन, मन दहन, विस्फोटर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दहन के लिए आवश्यक कुछ शर्तें। दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? यानी फर्स्ट नंबर में है दहन के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर में है दहनशील पदार्थ का होना।
यानी वैसा पदार्थ जो दहनशील हो। अब पत्थर को कोई जलाएगा तो पत्थर जलेगा नहीं, जलेगा। लकड़ी को कोई जलाएगा तो लकड़ी आराम से जल जाएगा, उसमें आराम से आग लग सकती है। लकड़ी एक दहनशील पदार्थ है, लेकिन पत्थर एक दहनशील पदार्थ नहीं है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना, यानी हम अभी बताए हैं आप लोग को शीशा का पात्र वाला, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जल सकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी पदार्थ जल सकता है। ज्वलन ताप का निम्न होना, यानी अब इतना ज़्यादा आंधी आए कि कोई वस्तु बुझ ही जाए, तो ज्वलन, यहाँ पे ज्वलन ताप का निम्न होना यह अनिवार्य है। उष्मीय मान का उच्च होना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ज्वलन ताप क्या है। ज्वलन ताप का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है, उस ताप को, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं गलनांक किसे कहते हैं, वैसा ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ करती है उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। उसी क्वथनांक, वैसा पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ जमना प्रारंभ करती है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। उसी तरह ज्वलन है, ज्वलन ताप, वैसा ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है उसे हम लोग, उस ताप को हम लोग उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। एक आदर्श दहन के लिए ज्वलन ताप कितना होना चाहिए, उच्च नहीं निम्न होना चाहिए। ये जो है ये वाला लाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्वाला क्या होता है। ज्वाला क्या होता है, ज्वाला एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें दो गैसें आपस में संयोग कर, यानी जिसमें दो गैस आपस में मिलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग ज्वाला कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का एलपीजी गैस क्या है। एलपीजी गैस क्या है, एलपीजी गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का मिश्रण होता है, लेकिन उसका मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन है। यह आइसोब्यूटेन तथा नॉर्मल ब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण है। इसमें गंध प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा मरकैप्टन मिला दिया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। ये आप लोग को पता होगा एलपीजी गैस कौन से गैस होते हैं। ये एलपीजी गैस सारे लोगों के घरों में जो खाना पकता है उसमें जो गैस भरी रहती है वो कौन सी गैस रहती है, एलपीजी गैस। यानी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका अवयव, मुख्य अवयव क्या होता है, इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और हम देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें गंध प्राप्त करने के लिए, ये जो गैस होती है एलपीजी गैस, इसमें बिल्कुल भी गंध नहीं होता है। लेकिन हम लोग के जो किचन में रहता है, हम लोग के जो रसोई घर में जो गैस यूज होता है उसमें से तो जो लीक करता है उसमें से तो गंध निकलती है। तो वो क्यों गंध निकलती है, क्योंकि उसमें मरकैप्टन मिला दिया जाता है जिसके कारण उसमें से गंध निकलती है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन और ये छोटा छोटा टॉपिक और उसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे वाला। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे पर डे आप लोग को इस सब का नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। Thank you so much.